हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको सभी को ईरान की कुछ गहराई से मालूमात में काफी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट इसलिए है कि ईरान के पास आखिर कौन सी वो ताकत है जिसकी वजह से इसराइल और अमेरिका जैसी अपने आप को बड़ी ताकतें समझने वाले, वो जो अपने आप को कभी ना हारने वाली ताकत दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर चुके थे, आखिर क्या हुआ कि ये 12 दिन की जंग में उन्हें वापस एक तरह से जलील होकर के वापस जाना पड़ा। इसमें कई पहलू हैं समझने के। अभी तक हमने अहमद अब्बास साहब से, जो ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ हमने दो बहुत ही अहम वीडियो बनाई है, जिसमें एक तो ड्रोन के सिलसिले में अब तक रही, और एक उनके जो मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में, और उसको आपने काफी पसंद किया है। आज मैं उनके साथ बात कर रहा हूं खास तौर पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। बहुत लोगों को यह शिकायत थी, जब पहले दिन 13 तारीख को हमला हुआ तो आखिर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों काम नहीं कर सका, क्या कुछ हुआ, वो सवालात लोगों के जहन में है। तो आज हम समझना चाहेंगे कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम कैसे हैं, कितने मजबूत हैं, कहां कहां नाकामियां मिली हैं, अगर मिली हैं तो वो बहुत ही अहम है। इसलिए आज आखिर तक जरूर देखिएगा। अहमद अब्बास साहब आजकल इंडिया आए हुए हैं, मुंबई में हैं, और उनके इस दौरान भी उनके फैमिली के टाइम के बीच में भी हम उनसे टाइम ले लेते हैं और वो हमें टाइम दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपको। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब तक ईरान के मिसाइल सिस्टम और ड्रोन के सिलसिले में जो तफसीलात बताई हैं वो लोगों ने काफी पसंद की हैं। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम वो कैसे हैं, क्या हैं, जो हमारे पास कुछ डिटेल हैं, कुछ नाम हैं, वो जिसमें बताया गया है सयाद, राद, तबस, बावर 373, खुर्दाद, ये सब चीजें हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये 13 जुलाई को ठीक से काम ना कर सकी, और ताकत कितनी है एयर डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि बाद में पता चला कि वो कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से पहले दिन जरा नुकसान में रहे, लेकिन बाद में जिस तरह से हावी रहे। आखिर क्या है, कैसी है ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम? काजिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अहम मौजू पे वीडियो करने के लिए। एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका सिलसिला रशिया यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जो एक लंबी लड़ाई चली है बरसों की, उस दौरान इसका इस्तेमाल देखने में आया। एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, रशिया ने इसके सिलसिले में कोशिश की। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, एक अलग बहस है। यही सिलसिला हमें ईरान इराक जंग में देखने में आया कि जब ईरान इराक जंग चल रही थी तो उस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इराक के पास रशिया का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम था, यानी सोवियत यूनियन का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम था, सैम 6। और वो मोबाइल यूनिट होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी। वो ईरान के जब फाइटर जेट्स इराक के एयर स्पेस में दाखिल होते थे, उस पे वो अटैक करते थे, इस्तेमाल करता था। सद्दाम सिस्टम उसका सद्दाम की हुकूमत इस्तेमाल कर रही थी और काफी नुकसान पहुंचा रही थी। उस वक्त ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो हॉक, उसका नाम है, अमेरिकन सिस्टम था, ईरान का बनाया हुआ नहीं था, शाह के जमाने का था। उसका ये था कि वो मोबाइल यूनिट नहीं था, एक जगह जहां उसे इंस्टॉल कर दिया जाता था वहीं उसे इस्तेमाल किया जा सकता था, उसे हटाना मुमकिन नहीं होता था। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि उसके अंदर जो रडार होता है, उसकी वेव्स, वो अगर समझ में आ जाती हैं हमलावर जहाज के, तो वो आसानी से उसका पता लगा के उसको अटैक करके खत्म कर देते हैं। और महंगा भी होता है, इसलिए नुकसान भी होता था। तो ईरान उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस दौरान बहुत इब्तदाई मरहला था, यानी इस वॉरफेयर को डेवलप करने के सिलसिले में ईरान के कमांडर थे शहीद सैयारी, बाद में शहीद हो गए वो, शहीद सत्तारी।
तो उन्होंने ये किया कि इसी सिस्टम को, जो एक जगह इंस्टॉल था हॉक सिस्टम, इन्होंने इसको ट्रकों पे लाद दिया और 7 ट्रक पे ये सिस्टम लादा गया और इस तरह से उन्होंने एक मोबाइल बना दिया अपने अलग स्टाइल में, जो कि एक जगह इंस्टॉल होके काम करता था। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि एक ऑपरेशन बड़ा मशहूर है ईरान इराक जंग का, वल-फज्र, और वल-फज्र ऑपरेशन में ईरान ने इसको इस्तेमाल किया और कहा यह जाता है कि इराक के करीब 70 जेट्स, उन्होंने फाइटर जेट्स उस ऑपरेशन के दौरान गिरा दिए, इसलिए कि इराक को ये पता था कि ईरान के पास मोबाइल यूनिट नहीं है एयर डिफेंस का, तो वो बिल्कुल आजादाना ईरानी इलाकों में अपने फाइटर जेट्स भेज रहे थे। और ये इन्होंने शहीद सत्तारी ने जो काम किया कि उसी को मोबाइल बना दिया, उसके जरिए वो काफी कामयाब रहे और उन्होंने मार गिराए बहुत सारे जेट्स। खैर, ये बहुत इब्तदाई सिस्टम था और अमेरिका से आया हुआ था, काफी इनकलाब से भी पहले। उसके बाद से ही फिर, और जंग के दौरान भी और जंग के बाद भी ये जरूरत महसूस की गई ईरान में कि एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए, और काम उस पर शुरू हो गया उसी के दौरान। तो पहले तो सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए गए, सैयाद के नाम से ये मिसाइल बने और उन्हीं को और पावरफुल बनाया गया और लॉन्चर में रख के उसको मारते थे। लेकिन ये कि एक इंटीग्रेटेड पूरा सिस्टम हो जिसमें रडार भी हो और जिसमें मिसाइल लॉन्चर भी हो, मिसाइल भी हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड सिस्टम भी हो, ये सारा का सारा हो एक साथ, ये इस शक्ल में मौजूद नहीं था और ये धीरे धीरे आगे जाके आया। पहले रशिया में भी जो ये एयर डिफेंस सिस्टम था ये कई हिस्सों में होता था, कई बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम रहता था। बाद में रशिया ने भी इसको डेवलप करके एक यूनिट बना दी और एक साथ जो हरकत भी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और इंस्टॉल होकर कहीं और फौरन इस्तेमाल हो सकता है। ईरान ने भी इस सिलसिले में काम शुरू किया, लेकिन बहुत ही रफ्तार कम थी। ईरान ने जो, एक तो ये कि जो डेवलप किए वो ये कि उनकी रेंज कम थी, 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर इस तरह की रेंज थी, और अब जो है फाइटर जेट और क्रूज इस तरह के जो मिसाइल आ गए थे वो लॉन्ग रेंज के आ गए थे, उनका पता लगा पाना जरा मुश्किल हो रहा था, रेंज बढ़ाने की जरूरत थी। तो ये सिलसिला चल रहा था। इस बीच ईरान ने ये फैसला किया कि हमें रशिया से एक और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे अतराफ में जो फाइटर जेट्स हैं उनको रोकने के अगर जंग की सूरत हाल पेश आ जाए तो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। तो ईरान ने 2007 में एक समझौता किया, एक डील की रशिया से S-300, उस वक्त रशिया का बहुत मारूफ एयर डिफेंस सिस्टम था, उसे खरीदने के लिए। लेकिन ये 2007 में समझौता हुआ, 2010 आ गया और रशिया ने ये सिस्टम ईरान को नहीं दिया और कहा कि आप पे चूंकि पाबंदियां लगी हैं लिहाजा जो है हम ये सिस्टम आपको नहीं दे सकते। ये वो मौका था कि एक बार फिर सुप्रीम लीडर ने, अयतुल्लाह खामनेई ने फिर ताकीद की कि भाई ठीक है, आप ये सिस्टम खरीदिए, जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन आप बनाइए। तो साथ ही साथ उन्होंने जहां ये रशिया से इसे खरीदने की कोशिश की, वहीं अपना सिस्टम डेवलप करने का भी काम शुरू कर दिया, और ये जो इनका सिस्टम था उसका नाम था बावर, और नाम बल्कि उसका रखा गया बावर 373। बावर का मतलब उर्दू में इस्तेमाल होता है आप यकीन और खुद एतमादी के माना में भी इस्तेमाल करते हैं कि कॉन्फिडेंस के मफहूम में। ये भी एक तरह से इसमें मैसेज था कि भाई आप अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ें और कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, तो आप ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो इन्होंने बावर 373, अच्छा 373 आपके जो मुस्लिम ऑडियंस है उनके लिए भी अच्छा होगा और शायद बाकियों के लिए भी दिलचस्प लगे। जो 373 है ये मोहम्मद, जो नाम है रसूलुल्लाह का मोहम्मद, उसी के ये नंबर्स हैं, जो अलिफ बे, और हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है। ये बड़ा रहा है, जैसे बिस्मिल्लाह के लिए 786 और अली के लिए 110 है, इस तरह से मोहम्मद के लिए 373। मैंने एक जगह देखा तो बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, उस तरह से इसका नाम रखा गया। ये S-300 जो रशिया का है, ये करीब करीब वैसा सिस्टम है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अपग्रेड कर दी गई हैं, इसको और ज्यादा इनकी ताकत बढ़ा दी गई। जैसे इसकी रेंज
S-300 की रेंज कहते हैं कि 300 और 250, यानी नाम जो उसका 300 है, एक तरह से उसकी वजह यह है कि इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर की दूरी पर अगर इसे कोई दुश्मन ऑब्जेक्ट नजर आता है एयर स्पेस में, तो वो उसको पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और फिर 120 और 130 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी तक में वो इंगेज कर सकता है, यानी वहां पर आकर उस पर अटैक कर सकता है जब उतना करीब आ जाए। तो बावर 373 को जो बनाया गया, तो इसे एक तो इसकी रेंज बढ़ा दी ईरान ने, और इसे बढ़ा के कर दिया 430 किलोमीटर, बल्कि कहते हैं कि 450 किलोमीटर भी इसकी रेंज है। यानी इतने फासले से ये अगर कोई दुश्मन कोई चीज नजर आती है आसमान में और एयर स्पेस में, तो उसको पहचान सकता है। दुश्मन का मतलब ये है कि वो जो भी चीज फ्लाई कर रही होती है वो अपना एक सिग्नल भेजती है, तो उससे राडार पहचान लेता है कि ये दोस्त है या दुश्मन है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे का एक्शन लेता है सिस्टम। तो ये 450 किलोमीटर की दूरी से ये पहचान सकता है। एक चीज तो इसकी ये बढ़ाई, और इंगेज के लिए कहते हैं कि 160 किलोमीटर इसकी जो रेंज बढ़ाएगी, यानी 160 किलोमीटर की दूरी पर जब वो ऑब्जेक्ट है तब वो इंगेज कर सकता है और उस पर अटैक कर सकता है ये सिस्टम। ये दूसरी चीज बढ़ाई। तीसरी एक थी कि एक साथ 100 ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये चीज इसमें ज्यादा थी जो कि S-300 में नहीं थी। वो S-300 में कुछ 12 हैं शायद, या 10 या 12 इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को वो पहचान सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन ले सकता है। S-400 के लिए यहाँ तक कि जो काफी अपग्रेडेड वर्जन, काफी अहम है, उसके लिए कहते हैं 36 निशानों को, टारगेट्स को वो पहचान सकता है। इन्होंने उसकी तादाद बढ़ा के 100 तक किया, और इस तरह से इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल किए वो सयाद मिसाइल इस्तेमाल किए, सयाद 4। ये काफी अच्छे मिसाइल थे, इनकी भी रेंज अच्छी थी, 200 किलो का इस पे वॉरहेड रहता है। तो इस तरह से इन्होंने इस सिस्टम को काफी अपग्रेड किया। इसके अलावा इनके पास एक और सिस्टम है जो जिसका बड़ा जिक्र है, वो है खुर्रमशहर। खुर्रमशहर इनका है जो काफी अच्छा है, और अच्छा इसका इसलिए है कि अब काज़मी साहब आप जानते हैं कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक जंग चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक जंग में ये रहता है कि सामने वाला एक जो हमलावर जैसे जेट है या कोई और ड्रोन है, अगर वो आ रहा है आपकी तरफ, वो क्या करेगा, आपका जो डिफेंस का सिस्टम है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हैं वो उनको डीएक्टिव कर देता है, जैम कर देता है। उसमें जैमिंग पावर होती है, उसको पता इस तरह लग जाता है कि आपकी जो वेव्स जा रही होती है उससे वो पता लगाता है, और आपके सिस्टम को वो जैसे कहते हैं F-35 की जो फाइटर जेट है अमेरिकन, उसकी ये खासियत है कि वो बहुत सारे सिस्टम्स को बेकार कर देता है, वो काम करना बंद कर देते हैं एक खास वक्त तक। ईरान ने अमेरिका का ग्लोबल हॉक RQ-4 जो ड्रोन मार के गिराया था, वो इस सिलसिले में बहुत अहम था कि इनका जो एयर डिफेंस था खुर्रमशहर, वो उसने, माफ कीजिए मैं खुर्रमशहर कह रहा हूँ, सेवम खुर्दाद नाम है, सेवम, इसमें मुझे मिसाइल के नाम है उसमें थोड़ा इश्तिबाह हो गया। सेवम खुर्दाद, तो सेवम खुर्दाद जो इनका एयर डिफेंस था, उसने इसको मार के गिराया, और ऐसे मार के गिराया। मैं ये बड़ी दिलचस्प बात है, जो इनका ग्लोबल हॉक ड्रोन है, राडार में जब ये नजर आता है तो वो एक अगर ड्रोन है तो एक नजर नहीं आता है, वो 10-12 नजर आते हैं एक साथ। ये उसकी खासियत है, और उसमें पता नहीं होता है कि असली वाला कौन सा है। अब आप उसको मारने के लिए कितने मिसाइल फायर करेंगे, एक सिस्टम में कितने मिसाइल फायर होते हैं, मतलब 6-7 मिसाइल होंगे। लेकिन थर्ड खुर्दाद की ये कामयाबी रही कि उसने एक मिसाइल फायर किया। ये 2019 की बात है, 20 जून 2019 को ईरान ने ग्लोबल हॉक गिराया था, और एक मिसाइल फायर किया था और बिल्कुल सही निशाने पे लगाया था, वही ग्लोबल हॉक गिरा। ग्लोबल हॉक अमेरिका का बहुत ही अहम ड्रोन है, इतना अहम ड्रोन है कि वो F-35 से ज्यादा महंगा है, यानी काफी महंगा। और महंगा इसलिए नहीं कि उसकी बॉडी ऐसी है या उसमें मेटल ऐसा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा है और बेहद पेचीदा है। अब उसकी खासियत जैसे यही कि वो एक होता है, लेकिन रडार में वो कई एक नजर आता है।
तो ये उसकी कामयाबी थी काफी बड़ी, तो इन्होंने उसको मार के गिराया। लेकिन काजमी साहब, इसके बाद में आरमान के नाम से एक और नया सिस्टम डेवलप कर मैं रहा है ईरान। मैं रुक करके अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो ग्लोबल हॉक ईरान ने गिराया था, उसके मलबे को उठा करके फिर ईरान के इंजीनियर्स ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये ऐलान किया था कि अब के बाद दुनिया में कहीं भी ग्लोबल हॉक का मूवमेंट होगा वो हमारी नजर में होगा। तो ये ईरान के साइंसदान बहुत ही गैर मामूली किस्म की रिवर्स इंजीनियरिंग में भी, और जो कुछ उनको मलबा मिलता है उसको पढ़ने में भी उनकी खास महारत है। जी आप अपनी बात जारी रखें। जी, तो इस तरह से ईरान ने इसे डेवलप किया, आगे बढ़ रहा है ईरान, आरमान की तरफ जा रहा है। अब जो एक नया सिस्टम है जिस पे काम कर रहा है ईरान, वो आरमान है। उसमें भी यही है कि रेंज बढ़ाना है और एक्यूरेसी बढ़ाना है, रडार की जो है वो उसकी पावर बढ़ाना है, रेंज बढ़ाना है रडार की। उसके अलावा एक बड़ा अहम ये होता है, जैसे ईरान जैसी जगह जहां पर बड़े पहाड़ हैं और अलग अलग तरह के का जोग्राफिया है, वहां पर रडार लगाना, और रडार ऐसा हो कि फिर आप देख सकें, हर दूरी से दुश्मन को देख सकें, काफी चैलेंजिंग काम है। तो इनको कैसे पार किया जाए, इनसे कैसे आगे बढ़ा जाए। एक दूसरा एक बड़ा अहम सिस्टम है यही जैमिंग का, यानी एंटी जैमिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपके रडार में और आपके एयर डिफेंस में होने चाहिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है जिसपे इस वक्त काम हो रहा है, और दुनिया के और ममालिक भी इस पे काम कर रहे हैं कि F-35 जैसे या दूसरे जो बहुत ही पेशरफ्ता फाइटर जेट्स हैं, वो आपका सिस्टम जैम ना कर सके। तो इस पहलू पर काम हो रहा है। इस सिलसिले में दो तीन बातें और हैं मैं जो आगे बताऊंगा। आपने एक चीज ये कही थी कि 13 जून को ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। दो चीजें हुई थी, एक तो वही जैमिंग की प्रॉब्लम रही, हैक हुए, यानी ईरान पर साइबर अटैक भी बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल की तरफ से हुआ। साइबर अटैक हुए एक साथ, और अंदर से इसराइल के जो मोसाद के जासूस थे उन्होंने अंदर ही छोटे छोटे ड्रोन उड़ा के अटैक किए और उनको एंगेज करने की कोशिश की, जो एयर डिफेंस सिस्टम थे। और उसके साथ साथ फिर F-35 और F-16 और F-15 जो जेट्स हैं उन्होंने फायर किए, इनको निशाना बनाया एयर डिफेंस सिस्टम्स को। ये चीज हुई जिसकी वजह से उनको कुछ घंटे लगे अपने आप को संभालने में। दूसरी तरफ ये था कि काफी कमांडर्स उसमें शहीद हो चुके थे, काफी बड़े। तो वो एक मरहला रहा कुछ घंटों का। ये भी काज़मी साहब, अलबत्ता इससे बहुत बात हो चुकी है कि ये किसी मोजिजे से कम नहीं है, ये मिरेकल कहा जाएगा कि इतने सारे कमांडर्स, और कमांडर्स की बात है कि उसमें जो बड़े कमांडर्स हैं वो तो थे ही, उसके अलावा जो इंटेलिजेंस के, और उसमें फर्स्ट रैंक के बाद जो सेकंड जो रैंक का कमांडर रहेगा उसको निशाना बनाया था इसराइल ने जानबूझ के, एक मंसूबे के तहत, कि ईरान की जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल हरकत ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, उनको कोई लीड ना कर पाए, आगे ना ले जा पाए। तो ये भी ईरान का बहरहाल एक चमत्कार ही कहा जाएगा कि इन हालात में भी उन्होंने अपने आप को संभाला और चंद घंटों के अंदर ही जवाबी हमला शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज आम बिल्कुल ऑर्डिनरी लेमैन के तौर पर मैं सवाल कर रहा हूं। मैंने कुछ देखा कि जो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मिसाइलें जो इस्तेमाल करते हैं वो सैयाद 2, 3, तायर 2, आरमान का आपने जिक्र किया, शलम-6, मीर असद, इस किस्म के आम आदमी के जहन में एक सवाल ही आता है कि ये जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं मिसाइल्स की और एयर डिफेंस सिस्टम की, उसमें भी जाहिर है मिसाइलें ही इस्तेमाल होती हैं। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल बैटरी, सिर्फ मिसाइल की पहचान आम आदमी फोटो देख करके कैसे समझे कि ये सिर्फ मिसाइल है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है? देखिए, एयर डिफेंस मिसाइल तो दोनों जगह इस्तेमाल होती है, बस इतना ही फर्क है कि वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जैसे जो फत्ताह या दूसरे मिसाइल हैं सरफेस से सरफेस, या समंदर में यानी पानी में जो अटैक करने की होती है वो सरफेस टू सी जैसे हैं, वो एक अलग मिसाइल है। यही मिसाइल ऊपर जब जाता है सरफेस टू एयर, ये एयर डिफेंस है, वो एयर डिफेंस का होता है, जो
हवा में किसी उसको निशाना बनाता है, किसी ऑब्जेक्ट को, बस इतना ही सा फर्क है, वरना बहुत वैसा कोई बुनियादी फर्क नहीं देख के तस्वीरों से नहीं समझा जा सकता। उसके बारे में जो उसकी फीचर्स उसके बयान किए जाते हैं, उससे समझ में आता है कि साहब हाँ ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जो फायर हुआ है। वरना बैलिस्टिक मिसाइल भी जब फायर होता है तो वो जमीन से पहले एकदम आसमान की तरफ जाता है, बहुत ऊंचाई पे जाके वो मेहराब की शक्ल में फिर वहां जाके नीचे आता है दोबारा। तो उससे क्रूज जैसे अलग तरह से जाता है, क्रूज उस तरह से नहीं जाता कि बिल्कुल पहले ऊपर चला जाए फिर नीचे आए, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का स्टाइल वही होता है। अच्छा, एक चीज मैं जी हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें, आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं एयर डिफेंस के सिस्टम, एयर डिफेंस के बारे में ये बात कहना चाह रहा था कि शायद पहले भी हम बात ये कर चुके हैं कि एयर डिफेंस एक्चुअली ये है और मुल्क को और सरजमीन को, इलाके को बचा सकता है, या किसी अहम इंस्टॉलेशन है कहीं उनकी हिफाजत हो सकती है। लेकिन दो चीजें हैं, अगर हमलावर बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है, वो मिसाइल जिसपे वॉरहेड लगा हुआ है और वॉरहेड उसके बॉडी से बाद में अलग हो जाता है और अलग होकर फिर यानी डबल इंजन है अगर उसमें, तो उसको रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस के लिए आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हो नहीं पा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी इसका सबूत यह है कि इजराइल की जो सूरत हाल नजर आई वो सबसे बड़ा सबूत है। इजराइल में देखिए कई लेयर हैं, वहां पर आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 1 है और एरो 3 तक जो लेयर्स हैं वो सिस्टम है उनके पास लगा हुआ है। थर्ड अमेरिका ने वहां लगा रखा था। ये सारे के सारे सिस्टम थे और छोटा सा रकबा था उसको बचाने के लिए ये सब के सब लगाए गए थे, लेकिन आपने देखा कि वो सारे के सारे मिसाइल फेल हो गए। मैं आज ही कहीं उसमें खबर में देख रहा था कि गालिबन थर्ड की बात थी कि अमेरिका का करीब करीब 1/3 या 1/4 जो जखीरा था मिसाइलों का वो 12 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गया। तो एयर डिफेंस का फिर ये है कि वो बेशक मदद करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि मदद ना करें, मददगार इसलिए है कि फिर आप ड्रोन से कोई हमला नहीं कर सकता या आम मिसाइलों से कोई हमला नहीं कर सकता। आप बहुत जो जदीद तरीन फाइटर जेट्स हैं उन्हीं के जरिए हमला हो सकता है, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए से हमला हो सकता है, और उन हमलों को किसी हद तक रोका जा सकता है। डिटरेंस बनाने के लिए यह है कि जवाब में आपके पास भी हमले की उतनी ही और उससे ज्यादा ताकत होनी चाहिए, तो सामने वाला जो फरीक है और दूसरी साइड है वो एक बार डरेगा कि भाई हम हमला कर देंगे तो हमारे ऊपर भी वैसे ही उससे बड़ा हमला हो जाएगा। डिटरेंस का पॉइंट यहाँ पर है। तो अच्छा, एक चीज जो समझने वाली थी, हालांकि आपने थोड़ा सा उसमें बताया है, ये जो एक बीच में आपने बताई कि ये जो जैमिंग का सिस्टम काम करता है वो बहुत ही अहम है और उसके खिलाफ जो है जैमिंग ना हो उसके लिए काम कर रहे हैं कई मुल्कों के साइंसदान। ये जो इजराइल पर हमले होते हुए नजर आए, एक बात जो आपने बीच में कही कि उनके पास स्टॉक खत्म हो रहा था, तकरीबन 1/4 अमेरिका का स्टॉक खत्म हो गया था। इसी बीच इजराइल से भी खबरें आ रही थी कि उनके पास स्टॉक बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, इसी वजह से शायद वो मजबूर हो गए कि 12 दिन में जंग रोकनी पड़ी उनको। लेकिन अब जो मैं सवाल करना चाहता हूं वो ये समझना चाहता हूं, क्या ईरान के, एक तो आपने पार्टली कुछ बता दिया कि वो जो 2 इंजन वाले होते हैं उन्हें रोकना जरा मुश्किल है, लेकिन क्या ईरान ने दुश्मन के सिस्टम्स को जैम करने की टेक्नोलॉजी पर भी काम किया है? क्या वो भी कुछ काम किया इस दौरान जो ये जवाबी हमला ईरान ने किया? वो क्या कुछ है, थोड़ा सा और बताइए उस। ईरान में देखिए एक साइबर सेल और साइबर डिपार्टमेंट जो है वो एक काफी बड़ा साइबर फोर्स बल्कि कहना चाहिए, ईरान की साइबर फोर्स काफी पावरफुल साइबर फोर्स है। इसी हमले के दौरान, जंग के दौरान कुछ वाकयात ऐसे हुए जिसमें इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो खुद ही को मार रहा था, यानी मिसाइल फायर हो रहे थे और खुद उसी के ऊपर आके गिर रहे थे। इसके लिए जो अब मुझे बहुत डिटेल एक्सपर्ट से मैं बात नहीं कर सका यानी एग्जैक्टली उस पर, लेकिन उस दौरान ये खबरें और ये तस्वीरें खासतौर पर देखने में आई कि मिसाइल फायर किया एयर डिफेंस सिस्टम ने और मिसाइल ऊपर जाके वापस आके वहीं अपने बेस को ही उसने फायर कर दिया। ये ईरान की साइबर फोर्स का कारनामा उस वक्त बताया गया जो खबरों में और जिसकी थोड़ी तफसीलात आई।
ईरान के पास साइबर फोर्स है, अच्छी है और अच्छा काम करती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि साइबर हमले होते हैं, इजराइल की तरफ से भी बहुत हमले होते हैं, ईरान की तरफ से भी बहुत हमले होते हैं, ईरान भी हमले करता है और काफी हद तक परेशान कर। उसी जंग के दौरान आपको बताऊं कि साइबर हमला इस तरह से हुआ था कि जो उनका अलार्मिंग सिस्टम है, जब कहीं से मिसाइल अटैक होता है दूर से और फौरन वो अलार्म बजने लगता है और लोगों को ये इशारा मिल जाता है कि आप अपना गांव में चले जाइए, तो अलार्मिंग सिस्टम बजने के बजाय वो एक तराना बजने लगा था, जो इसराइल के खिलाफ एक तराना है। और हिजबुल्लाह और इस तरह के जो तंजीमें हैं, वो उनका मशहूर तराना है कि वो उसमें सहूनियों को, ज़ायनिस्टों को धमकाया गया है कि जल्दी भाग जाओ, इसलिए कि वो लश्कर मोहम्मदी आने वाला है। तो वो अलार्म बजने के बजाय ये तराना वहां चलना शुरू हो गया था। तो इस तरह की एक अलग ही ये जो साइबर जंग है, ये अपने आप में एक पूरा शोबा है और एक ताकत है। ईरान भी इस पे पूरी मेहनत से काम कर रहा है और कामयाबी के साथ काम कर रहा है। ईरान ने इस पे कामयाबी भी हासिल की। साइबर फोर्स के बारे में मुझे 2-3 कामयाबियां याद आ रही हैं ईरान की। एक बार खबर आई कि यरूशलेम के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको हाईजैक कर लिया है, मतलब हैक कर लिया है ईरान ने। यानी यानी हर जगह की तस्वीरें लाइव ईरान के पास मिल रही थी, पूरे यरूशलेम में या शायद दूसरे शहरों में भी। एक और इसी किस्म की कामयाबी मिली थी जिसमें कुछ जगहों पर इस किस्म के हमले, उस किस्म की तफसीलात, हाँ वहां के जैसे कि ईरान के पेट्रोल पंप बंद किए थे इसराइल ने, इसी तरह से बिजली गुल कर दी थी इसराइल के कुछ हिस्सों की हैकिंग के जरिए ईरान के इस साइबर फोर्स ने। अच्छा, अब आपको क्या क्या आगे क्या उम्मीद लग रही है? ये जो तैयारी है ईरान की, उस तैयारी के सामने क्या, जिस रफ्तार की बात मैं करूंगा, ईरान के साइंसदान जिस तेज रफ्तारी से अपने हथियारों को मॉडिफाई कर लेते हैं, आपने पिछली बार बताया था कि मिसाइल को 1,500 से 3,500 किलोमीटर तक जब डिएगो गार्सिया अमेरिकी आने लगे, जो उसकी उसकी इतनी इतनी तेजी से उन्होंने उसकी रेंज बढ़ा दी। और इस तेजी से कैसे हो जाता है? आमतौर पर अमेरिका और इजराइल से जो स्पीड है साइंसदानों के काम करने की, आमतौर पे बहुत लंबी और बहुत महंगी भी है। क्या क्या वजह है ईरान में ये सब कुछ इतना सस्ता, इतने सस्ते हथियार? इन सस्ते हथियारों से भी परेशान है वो, क्योंकि आपके 10 रुपए खर्च होते हैं, हमारे 1,000 खर्च हो जाते हैं, तकरीबन इस तरह से उनकी हालत। ये क्या कुछ है, जरा इसके बारे में बताएं। और इसी सस्ते की वजह से अमेरिका ने कॉपी किया ईरान का ड्रोन, आपने खबरों में देखा होगा। शाहिद 136 ईरान का जो ड्रोन है, अमेरिका ने उसकी कॉपी बनाई है, कुछ अभी चंद दिन पहले खबरें आई हैं। ईरान में जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं, उनसे खरीदने वाले, उनका जो प्रोडक्ट है उसे बुनियादी तौर पे जो खरीदने वाले हैं वो IRGC खरीदती है उसे, या जो है वो आर्मी खरीदती है, एयरफोर्स खरीदती है। यही दो खरीदार हैं। वो लोग बहुत प्रेशर रखते हैं कि हमारे लिए कीमत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हम कम से कम कीमत पे तैयार होना चाहिए, जब ही हम इसको खरीदेंगे। और उसके लिए एक देखिए, ईरान इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, ईरान का जो डिफेंस बजट है ये $30 अरब के आसपास है, $28 अरब, $28 अरब, $30 अरब, इस तरह के आसपास रहता है ईरान का जो डिफेंस बजट है। अच्छा, ये भी दिलचस्प बात है इसे कि मैं थोड़ी 1-2 मिसालें और दूंगा। जैसे UAE का डिफेंस बजट जो है आखिरी जो मैंने देखा तो वो भी $30 अरब के आसपास था, इतना जबकि छोटा सा मुल्क है। सऊदी अरब का $78 अरब का सालाना बजट है डिफेंस बजट। अब उनके पास बजट बहुत होता है, वो खर्च करते हैं, कहीं भी खर्च करते हैं, अपना ट्रंप को खुश करने के लिए भी कुछ खरीद लेते हैं, यूं ही जरूरत नहीं है जब भी खरीद लेते हैं। ईरान का जो डिफेंस का बजट है वो कम है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, तो ईरान अच्छा, खतरात ईरान के लिए काफी ज्यादा हैं। UAE और सऊदी अरब के लिए जो खतरात हैं, ईरान के लिए खतरात उससे कई गुना ज्यादा है। ईरान का मुकाबला अमेरिका से, इजराइल से, फिर इनकी जो फोर्सेस हैं उनसे है।
तो इतने बड़े खतरे से निपटना है, बजट आपके पास जो है वो 28 अरब डॉलर का है, वो भी 28 अरब अब हुआ है, वरना पिछले वर्षों में तो 15 अरब और 19 अरब इस तरह से था, यानी काफी कम था। तो काफी चैलेंज रहता है कि आपको चीजें बनानी भी हैं और ऐसी चीजें बनानी है, वॉरफेयर आपके ऐसे हों कि वो मुकाबला कर सकें, और मुकाबला अमेरिका का और इजराइल का कर सकें। साथ ही साथ ये भी चैलेंज है कि ये महंगा ना होने पाए, ये सस्ता होना चाहिए। तो उसके लिए फिर ये है कि एक एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे, कह रहे थे ये मिसाइल के इंजन के कुछ पार्ट्स थे, उसके बारे में बात हो रही थी, रशियन एक्सपर्ट्स थे उनके साथ। तो उन्होंने किसी एक पार्ट के सिलसिले में बताया भाई ये है, हम यूज करते हैं। वो तफसीलात मेरे लिए बहुत दिलचस्प नहीं थी, मैं बहुत तफसीलात में नहीं गया, लेकिन एक पुरजा मिसाल देना चाह रहा हूँ। तो जो ईरानी एक्सपर्ट्स है, उन्होंने कहा भाई इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ये तो 20 गुना महंगा है। उन्होंने कहा कोई मत, क्या लेना देना, 20 गुना महंगा हो 30 गुना, वो काम कर रहा है, बस काम कर रहा है। तो इनके लिए ताज्जुब की बात है। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, जो चीज हम सस्ती बना सकते हैं और बना के रिप्लेस करके और वही नतीजा हासिल कर सकते हैं, तो हम उसको महंगे पार्ट्स क्यों यूज करें। तो ईरान में ट्रेनिंग ही इस तरह से हुई है कि नहीं, हमें जो चीज बनानी है इफेक्टिव हो, साथ ही साथ वो सस्ती होनी चाहिए। आप इसका नतीजा ये है कि वो काफी फिर मेहनत करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भी बाजार खुलेंगे, ईरान के सैंक्शंस हटेंगे या सैंक्शन नहीं हटेंगे, मान लीजिए वो तो एक अलग अमेरिका के हाथ में, ईरान जिस तरह से ताल्लुकात ब्रिक्स के मुल्कों से और शंघाई के मुल्कों से और दूसरे मुल्कों से बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए यह है कि ईरान के लिए बाजार तलाश करना आसान होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और इफेक्टिव हैं। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि यहाँ मेहनत ज्यादा होती है और नतीजा फिर ज्यादा अच्छा निकलता है। जो एक्सपर्ट जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं इस बहुत छोटी छोटी चीजों पर, कि जिसे बाकी इंडस्ट्रीज नजरअंदाज करती हैं, उसको इतना अहमियत नहीं देती, लेकिन कहा हम उसको अहमियत देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस अमेरिका की सतह को, यानी अमेरिका हमारे मुकाबले में है और दूसरे एक ही बजट हमारा का। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने काफी तफसीलात बताई ईरान के डिफेंस सिस्टम और वहाँ की जो इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, वो किस तरह से कम पैसे में ज्यादा अच्छे हथियार बना रही है। और जब भी बाजार खुलेगा तो ईरान के हथियार बहुत ज्यादा बिकेंगे और अब भी कुछ मुल्कों में शायद जा रहे हैं, जैसा कि मैंने खबरों में पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी तफसीलात बताई। मैं अपने दर्शकों को, नाजरीन को कहूंगा कि अहमद अब्बास साहब 25 साल से ईरान में हैं, वहाँ बहुत चीजें नजदीक से देख रहे हैं, जाहिर है वहाँ की जबान जानते हैं, वहाँ की कल्चर जानते हैं, और IRIB के ईरान रेडियो हिंदी में काम करते हैं, तो बहुत सी मालूमात हैं जिसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं अहमद अब्बास साहब के आपने अपने पर्सनल वक्त में, अपनी छुट्टियों के टाइम पर भी आप हमारे लिए वक्त दे रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपको, नाजरीन को मैं कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये हकीकतें दुनिया के सामने पहुंच सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।